1, 2, 3 स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर रेवड़ी संस्कृति का उल्लेख किया। इस बार उन्होंने कहा कि यदि देश को विकसित बनाना है तो रेवड़ी संस्कृति से छुटकारा पाना होगा। उनकी इस बात से असहमत होना कठिन है, लेकिन विडंबना यह है कि कई राजनीतिक दल रेवड़ी संस्कृति की न केवल पैरवी कर रहे हैं बल्कि उसे बढ़ावा भी दे रहे हैं। जब कभी चुनाव होते हैं तो राजनीतिक दलों में रेवड़ियां बांटने की होड़ लग जाती है ताकि लोगों के वोट हासिल किए जा सकें। हालांकि प्रधानमंत्री पिछले कुछ समय में कई बार रेवड़ी संस्कृति से होने वाली हानि के बारे में बोल चुके हैं, लेकिन विडंबना यह है कि चुनाव के अवसर पर भाजपा भी लोक लुभावन घोषणाएं करती हुई दिखती है। यह एक तथ्य है कि कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल एस के साथ भाजपा भी लोक लुभावन घोषणाएं कर रही है। एक समय था जब रेवड़ी संस्कृति केवल तमिलनाडु तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे उसने सारे देश में जड़ें जमा ली। आज स्थिति यह है कि जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं वहाँ राजनीतिक दल मुफ्त में सुविधाएं और सामग्री देने की घोषणा करने लग जाते हैं। चिंताजनक बात यह है कि ऐसा उन राज्यों में भी किया जाता है जिनकी आर्थिक हालत पस्त होती है। कई बार तो राजनीतिक दल यह जानते हुए भी लोक लुभावन घोषणाएं कर देते हैं कि वे उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। स्पष्ट है कि जैसे तैसे चुनाव जीतने की ललक में वे आर्थिक नियमों की जानबूझकर अनदेखी करते हैं। यह सिलसिला बंद होना चाहिए, लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। रेवड़ी संस्कृति पर तभी लगाम लग सकती है जब सभी राजनीतिक दल इस संस्कृति से होने वाले नुकसान को लेकर सतर्क होंगे और इस पर कोई आम राय कायम करेंगे कि किन योजनाओं को जन कल्याण के दायरे में रखा जा सकता है और किन्हें रेवड़ियों की संज्ञा दी जा सकती है। समस्या यह है कि कोई राजनीतिक दल जिस लोक लुभावन योजना को रेवड़ी संस्कृति का हिस्सा बताता है उसे अन्य राजनीतिक दल जन कल्याण या फिर सामाजिक उत्थान का कार्यक्रम करार देते हैं। यही कारण है कि जिस राजनीतिक दल के मन में जो आता है वह उसकी घोषणा कर देता है। निसंदेह यह समझ आता है कि बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकारें उदारता से धन खर्च करें, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं लागत से कम मूल्य पर प्रदान की जाए, और वह भी तब जब राज्य की आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति न देती हो। चूँकि राजनीतिक दल अपने स्तर पर रेवड़ी संस्कृति का परित्याग नहीं करने वाले, इसलिए उचित यह होगा कि चुनाव आयोग ऐसी कोई व्यवस्था बनाए जिससे वे चुनाव जीतने के लिए अनाप शनाप घोषणाएं न कर सके। बाजार और मुद्रास्फीति के आंकड़ों में उतार चढ़ाव के बरकस हकीकत यह है कि
खुदरा महंगाई का स्तर लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इसे नियंत्रण में लाने के लिए मौद्रिक कवायदों से लेकर सरकार की ओर से बाजार में मांग के अनुपात में सामान की आपूर्ति को लेकर अलग से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई बड़ी राहत फिलहाल नहीं नज़र आ रही है। हालांकि कुछ समय के अंतराल पर थोक और खुदरा वस्तुओं की महंगाई के सूचकांक में कभी बढ़ोतरी तो कभी मामूली कमी दिखाई देती है। फिर थोड़े वक्त के बाद जरूरी वस्तुओं की कीमतें आम लोगों की पहुंच से बाहर होने लगती है। कई बार यह समझना मुश्किल हो जाता है कि अगर थोक महंगाई में कमी होती है तो उसी अनुपात में उसका असर खुदरा वस्तुओं पर क्यों नहीं दिखता है। स्वाभाविक ही ये सवाल उठते हैं कि आखिर देश भर में महंगाई की समस्या जूझ रहे लोगों को राहत दिलाने के मसले पर सरकार की कोई ठोस कवायद करना जरूरी क्यों नहीं लग रहा है, जबकि इसके कारणों की पड़ताल को लेकर शायद ही कभी कोई कमी होती है। अब केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस मसले पर जो राय जाहिर की है वह एक बार फिर महंगाई की वजहों की ओर ही संकेत करती है। वित्त मंत्री का कहना है कि आपूर्ति से जुड़ी मौसमी समस्याओं के कारण महंगाई बढ़ी है और जरूरी सामान की कीमतों में नरमी लाने के प्रयासों के साथ लगातार उस पर नज़र रखी जा रही है। उन्होंने ईंधन और प्राकृतिक गैस के दाम में कमी लाने के प्रयासों की भी बात की, लेकिन सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों के दौरान रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत बढ़ते बढ़ते आज कहां पहुंच चुकी है और उससे कितने परिवारों के सामने कैसी चुनौती खड़ी हो रही है। सही है कि आमतौर पर ईंधन और प्राकृतिक गैसों का आयात किया जाता है और पहले कोरोना और उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बाजार में इनकी कीमतों पर असर पड़ा है। निश्चित रूप से एक जटिल और विकट समस्या के रूप में महंगाई के कारणों की पहचान करना एक जरूरी और प्राथमिक पक्ष है, लेकिन सवाल है कि इसके समाधान को लेकर लंबे समय से केवल आश्वासन की स्थिति क्यों बनी हुई है। आज हालत यह है कि ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी पहुंच से खाने पीने के सामान की कीमतें दूर हो रही है। अर्थशास्त्र की जटिल गुत्थियों में उलझी महंगाई की वजह बाजार में खाने पीने की चीज़ों या फिर सब्जियों के दाम कई बार सिर्फ पूछने तक की हिम्मत कर पाने वाले लोगों की मुश्किलों को कम नहीं कर पाती है। यह किसी से छिपा नहीं है कि महामारी और उसकी वजह से लागू की गई पूर्णबंदी के बाद बाजार के हालात सामान्य होने के बाद आज भी रोजी रोजगार के मामले में चिंता बनी हुई है। खाने पीने से लेकर अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों के बरकस लोगों की क्रय शक्ति आज भी कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है। अगर किसी भी वजह से आपूर्ति की वजह से महंगाई के मोर्चे पर
खड़ी समस्या गहरा रही है तो इस रास्ते की बाधा को दूर करना या विकल्प निकालना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। पिछले साल दलहन खाद्य तेल पर आयात शुल्क में कटौती करने और प्याज आदि के बफर स्टॉक बनाकर रखने जैसे कई कदम उठाए गए थे। संभव है कि सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही हो, मगर जमीनी स्तर पर आम लोगों को महंगाई के मोर्चे पर जिस स्थिति का सामना करना पड़ेगा, उन कोशिशों का आकलन उसी कसौटी पर होगा। स्टॉप।